Hello दोस्तों, welcome to the EduExcel, an e-learning platform initiated by the YAC EdTech Private Limited. I am your chemistry mentor. As you know very well that we are starting our course for you free on YouTube channel for JEE Mains, NEET, CVT and BTech AMU. So here we are started, but before started, let me introduce myself. Myself Muhammad Allah. I am pursuing PhD from Aligarh Muslim University. I have 9 years of teaching experience for JEE Mains and Advanced, and I am also ex-Unacademy educator. So here ये हमारा जो है मॉल कॉन्सेप्ट का पार्ट 7 है. उससे पहले 6 लेक्चर मेरे अपलोड हो चुके हैं. आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं. तो इसमें क्या है कि हम लोग जो है अब यहाँ से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वेपर डेंसिटी. तो वेपर डेंसिटी क्या होती है कि द डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो हमें किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी निकालनी होगी उसमें जो हाइड्रोजन का रेफरेंस ले करके, तो उसको क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी हम कहेंगे. ओके तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारे पास रहेगा डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. ये रहेगा इस तरह, ठीक है ना. अब इसमें भी क्या है कि अगर हम इसको मास के टर्म में निकालें तो हमको पता है क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है. और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी. ये वाला भी हम इसको लिख सकते हैं. तो पीवी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम आर टी. ये क्या चीज है, ये होता है हमारे पास मास, और एम क्या होता है, ये होता है मोलर मास, और पी होता है प्रेशर, और वी होता है वॉल्यूम. ओके तो थोड़ा सा इसको आगे हम ले लेते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, और पीवी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी. और ये जो है अगर मैं वॉल्यूम को यहाँ ले आऊं तो P और M को यहाँ पे ले जाऊं तो पी एम अपॉन डब्ल्यू अपॉन वी आर टी. ये हमारे पास हो जाएगी डेंसिटी. तो क्या बनेगा, पी एम इज इक्वल्स टू डी आर टी. और यहाँ से डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास पी एम अपॉन आर टी. ये रहेगा. अब हमारे पास जो है एक होना चाहिए, अगर हम वेपर डेंसिटी की बात करें तो वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. ये चीज रहेगा. तो अगर मैं कोई भी सब्सटेंस को मैं मान लेता हूं, उसकी जो है डेंसिटी ये है हमारे पास D1, कोई भी जो होगा सब्सटेंस की, और D2 रहेगी, ये रहेगा हमारे पास हाइड्रोजन. तो ये हो जाएगा हमारे पास D1 इज इक्वल टू प्रेशर क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और R क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो बनेगा PM1 अपॉन RT. और यहाँ पे हो जाएगा D2 हो जाएगा PM2 अपॉन RT. ये रहेगा. ये दोनों चीजों का अगर हम इस पे रख दे तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा हमारे पास P M2 अपॉन RT अपॉन सॉरी इसको ना PM1 लेंगे, PM1 अपॉन RT और PM2 अपॉन RT. RT से RT जाएगा, P से P जाएगा, तो वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा M1 अपॉन M2. यानी कि इसको आप ऐसे लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन व्हाट, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन. अब इसको शॉर्ट में हम लिख देंगे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 2, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मोलर मास कितना होता है, 2 होता है. तो हमारे पास दो फॉर्मूले आए, एक तो ये वाला आया, एक तो हमारे पास फॉर्मूला ये आया, ठीक है, और एक हमारे पास ये आया. तो दोनों के दोनों हमको यहाँ पे सामने आ गए. ओके तो आगे बढ़ते हैं. अच्छा ठीक है. अगर हमारे पास गैसेस मिक्सचर है तो इसमें क्या हो जाएगा, उसमें हम बोलेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द मिक्सचर अपॉन अपॉन 2, यानी कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन. इसलिए हम यहाँ पे 2 लेके चल रहे हैं. जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ये वाला है कि द मोल रेशियो ऑफ O2 एंड O3 इज 2.1. कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर. तो वेपर डेंसिटी हमको यहाँ पे निकालनी होगी. तो अगर हमको यहाँ पे मोल रेशियो दिया हुआ है
तो सिंपल सा फंडा है कि अगर हमको यहाँ पे मोल रेशियो दिया हुआ है, ये हमने मान लिया A है और ये हमने मान लिया B है, और हमने इसका अगर मैं बात करूं तो इसका जो मोलर मास है वो हो जाएगा M1 कितना हो जाएगा हमारे पास 32, और ये हो जाएगा M2, और O3 का कितना हो जाएगा M2 हो जाएगा। तो 3 ऑक्सीजन 16 दिन 32 16 48 हो जाएगा इसका, 16 या 48 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। और आपको पता है M एवरेज यानी कि मोलर मास, एवरेज मोलर मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू M1 प्लस B इंटू M2 अपॉन A प्लस B, ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो A क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना है 2 इंटू M1 कितना है हमारे पास 32, ओके, प्लस B कितना है हमारे पास, B है हमारे पास 1 और इंटू M2 कितना 48 अपॉन A प्लस बी, A प्लस बी मतलब 2 प्लस 1, तो यहाँ से इसको जोड़ दो 4 6 प्लस 48 अपॉन 3, यहाँ पे ये रहेगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 4 12 6 4 10 और 11 अपॉन 3, ठीक है ना, ये रहेगा। इसको आप चाहो तो आगे सोल्व कर लो या इसको आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, एज योर विश। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, calculate the molar composition of a gaseous mixture of SO2 and SO3 if its vapor density is 36। कितनी है 36 है, वेपर डेंसिटी 36 है। तो देखो अगर हमारे पास वेपर डेंसिटी 36 है तो उसका जो मिक्सचर है गैस का जिसमें SO2 और SO3 है उसका जो है, तो SO2 और SO3 का जो मोलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू VD 72, ये रहेगा। और हमसे क्या पूछा, कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन। मोलर कंपोजिशन मतलब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें मोल्स पूछे, और मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर किसी का एवरेज मोलर मास उसके एवरेज मोलर मास के इक्वल आता है, जो हम यहाँ से मोलर कंपोजिशन से जो एवरेज मोलर मास निकालेंगे उसके इक्वल आता है, तो हम कहेंगे उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहेगा दोनों गैसेस का वो इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे जो हमने मोलर मास निकाला है वो कितना आया है 72 आया है। और अगर मैं इन दोनों का एवरेज मोलर मास निकालूं तो SO2 का कितना होता है, SO2 का हमारे पास होता है 32 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 64, ओके। और SO3 का हमारे पास कितना होता है 32 प्लस 48 कितना हो जाएगा 10 4 3 7 और 1 8, तो हमारे पास आ जाएगा SO2 का 64 और ये रहेगा 80 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 4 8 6 40 ये रहेगा। तो हमारे पास 2 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो ये बचेगा 2 7 और 2 ये वाला, तो कितना आ जाएगा 72, ये भी हमारे पास 72 है, ये भी हमारे पास 72 है। यानी कि SO2 और SO3 का जो रेशियो रहेगा बच्चों वो 1:1 का रहेगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज बताई हुई है कि अगर मोलर रेशियो हमको निकालना है तो अगर उसका एवरेज मोलर मास उसके जो मोलर दिए हुए कंपोजिशन के मोलर मास के इक्वल आ जाए, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे वो दोनों गैसेस जो है इक्वल रेशियो में प्रेजेंट है। यानी कि हम या तो इसको बोलेंगे 1:1 या फिर बोलेंगे दोनों जो है 50-50% के रेशियो में उसके अंदर मिली हुई, ये रहेगा इसके अंदर, ओके। ये रहा मोलर कंपोजिशन कितना होगा 1:1 होगा। ऐसे ही हमारे पास एक और है दूसरा वाला, यह है कि कैलकुलेट द vapor density of a gaseous mixture containing O2 and O3 in 4:3 mass ratio। यहाँ पे ध्यान दें मास रेशियो में दिया हुआ है। अब हमको जब इसका क्या है क्या बोलते हैं वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2 मोलर मास अपॉन 2 ये होता है। तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हमको मोलर मास इसका निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको इसका एवरेज मोलर मास यहाँ से निकालना पड़ेगा। जो हमारे पास मिक्सचर है उसका मास रेशियो दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है मास रेशियो दिया हुआ है। तो हमारे पास जो मिक्सचर है, देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो मिक्सचर है उसमें O2 है और O3 है, तो यहाँ पे मास इसका 4 है इसका 3 है। अब इस जो मास हमको दिया हुआ है इस मास को पहले हमको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो है इसका जो मोलर मास रहेगा, इसका जो मोलर मास रहेगा वो रहेगा 32 और ओजोन का जो मोलर मास रहेगा 48 रहेगा। तो इसके मास को इनके मोलर मास से डिवाइड अगर हम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मोल रेशियो आ जाएगा।
और मोल रेशियो में अगर हमने इसको काटेंगे तो 8 बार जाएगा और ये 16 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा। और इसको अगर हम काटते हैं तो 1:2 आ जाएगा। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2:1। ये इसका मोल रेशियो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका मोल रेशियो आ जाएगा। अब इस मोल रेशियो को हम इस फॉर्मूले में रख देना है, एम एवरेज। जब एम एवरेज में रखेंगे तो ए कितना हमारे पास, ए है, हमने ये माना कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। और ये वाला जो मोलर मास है हमने माना इसको, ये हमारे पास m1 है। और ये वाला जो मोलर मास है हमारे पास, ये वाला ये हमारा है m2। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वो है a इंटू m1 और b इंटू m2 अपॉन a प्लस b। तो इसके लिए क्या है, हमको a और m1 और b और m2 का पता होना चाहिए, ताकि हमारा एवरेज मोलर मास हमको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें m1 जो दिया हुआ हमने लिया है वो है 32, वो ऑक्सीजन के लिए है। और ओजोन का जो मोलर मास है उसको माना है हमने m2 जो कि 48 है। इसका जो मोल रेशियो है वो a और b का होता है। तो a और b का जो मोल रेशियो है वो a को हमने माना है 2 और b के लिए हमने माना है 1, यानी कि a:b ये रहेगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे a के लिए 2 और m1 जो m1 हमारे पास है वो है 32 प्लस b के लिए 1 इंटू, और ये कितना हमारे पास 48, और कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, तो आ जाएगा 64 प्लस 48 अपॉन 3। ठीक है, 8 4 12, 6 4 10 और 11, 112 बाई ये आ जाएगा इस तरह से। ओके, ये रहा हमारे पास मोलर मास, एवरेज मोलर मास। अब हमको यहाँ पे निकालना है इसकी वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी की अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास मोलर मास अपॉन 2, और यहाँ पे जो एवरेज मोलर मास दिया हुआ है वो 112 अपॉन 2 इंटू 2 ये रहा। तो हमारे पास जो, अगर हम इसको काटते हैं तो ये थोड़ा सा सॉरी 3 है, मैं इसी चीज को तो कहूँ, ये 3 और इंटू 2। तो अगर अब इसको अगर हम काटते हैं तो कितने से हमारा कट जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 और डिवाइड बाय 3। तो ये हमारा इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, ये मैंने एवरेज का लिखा और यहाँ पे ये जो आया है ये वेपर डेंसिटी का आंसर आया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो क्या है, इसको एक बात समझो कि हमने पहले इसका निकाला एवरेज मोलर मास, और उस एवरेज मोलर मास को इसके अंदर रख दिया। तो इसके लिए हमने a1 निकाला, m2 निकाला, सॉरी a निकाला, m1 निकाला, b निकाला, m2 निकाला। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ से करनी है। अब देखो, एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कोई कंपाउंड दिया हुआ है और अगर हम उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, क्या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कंपोजिशन निकाला है कि उस पूरे मॉलिक्यूल में वो कितने परसेंट है, तो उसको बोलेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो बोलेंगे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो रहेगा हमारे पास, मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, एन एलिमेंट। यहाँ पे जो एन है वो आपका क्या है, नंबर है। एन हमारे पास नंबर है, मतलब वो एलिमेंट या वो एटम या वो मॉलिक्यूल कितनी नंबर में प्रेजेंट है वो उस कंपाउंड के अंदर। मान लीजिए अगर हमारे पास जैसे हमारे पास FeSO4 है और हमको वाटर का परसेंट कंपोजिशन निकालना है, तो ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये 2 हमारा एन है, इसमें जो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और मास परसेंट में फिर हम क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, यानी कि जो टोटल जो पूरा जो कंपाउंड है उसका हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा। जैसे कि ये है हमारे पास परसेंट ऑफ वाटर इन FeSO4 डॉट 2H2O। तो हमें वाटर का कंपोजिशन बताना है कि कितना होगा, कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट होगा। तो परसेंट H2O होगा हमारे पास। यहाँ पे देखो H2O का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 2 × 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। जो मोलर मास होता है वो हमारे पास जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे वाटर के मोलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पे वाटर के मोलिक्यूल है हमारे पास 2, कितने हैं, 2 है, और 18 इसका मास है तो 2। अब ओवरऑल जो मास अगर हम देखें इसका वो कितना होगा, तो Fe का होता है 56, तो हमारे पास 56 होता है। तो यहाँ पे रहेगा 56 प्लस, और जो सल्फर है कितना हो जाएगा इसका 32, और प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4 प्लस 2 इंटू वाटर का हमारे पास हमने निकाल लिया 18 है, ये होता है। तो यहां से आप इसको 56 प्लस 32 और 64 प्लस 36
इन सबको आप जोड़ लो, 6 4 10 और 2 12 और 6 18, 3 और 6 9 और एक ये 10 और 8 18, 188 कितना आ रहा है 188। तो ये कितना आएगा 188 आएगा। इसको डिवाइड जब हम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो रहेगा परसेंट H2O। तो 36 अपॉन 188 इंटू 100। तो मैं इसको अपने फोन से कैलकुलेट कर रहा हूँ। हम्म 36 इंटू 100 डिवाइड बाय 188, तो आ जाएगा हमारे पास 119.1489। ये रहेगा इस तरह से 19.1489। ओके ये रहेगा। तो इतना हमारे पास क्या आ जाएगा, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, परसेंट ऑफ H2। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास है एक कंपाउंड है इंसुलिन कंटेनिंग 3.2% एस बाई मास, यानी उस इंसुलिन के अंदर जो सल्फर है वो कितना है 3.2% है बाई मास, मोल में नहीं है मास में है, इतना अमाउंट है उसका। कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ द इंसुलिन, इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास कितना होगा। तो देखो इसको क्या करना है कि हमारे पास इंसुलिन है, इंसुलिन का जो इसमें अमाउंट दिया हुआ है, जो सल्फर उसके अंदर प्रेजेंट है वो 3.2% है, तो हमें इसका मोलर मास निकालना है। तो हमको पता है कि परसेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू n इंटू नंबर मोलर मास ऑफ सल्फर अपॉन मोलर मास इंटू 100, ये हो जाएगा। तो परसेंट ऑफ एस हमारे पास कितना है 3.2 है। ओके एन हमको, एन की देखो यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया मिनिमम। अगर हमको मिनिमम मोलर मास निकालना तो हमको मान के चलना पड़ेगा यहाँ पे जो सल्फर कम से कम कितने हो सकते हैं हमारे, एक हो सकता है। अगर हम यहाँ पे हमको मिनिमम बोल रहा है तो इसका मतलब हम एन की वैल्यू कितना मान के चलेंगे 1 इंटू, अगर फिर यह हमारे पास मास ऑफ द सल्फर कितना होता है 32 होता है, कितना होता है 32 होता है। ओके और अपॉन ये मोलर मास हमको निकालना है इंटू 100, ये हो जाएगा। और यहाँ से ये जाएगा 0। तो ये जब इसके मैं इसको करता हूँ तो हमारे पास m यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा 32, और ये इसके जब नीचे आएगा तो अपॉन 32, और ये जब ऊपर जाएगा तो 100 इंटू 100, ये जब जाएगा तो हमारा 110 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे सर आपने 1 क्यों रखी, वैल्यू 1 इसलिए रखी कि इन्होंने कहा कि मिनिमम का है, तो मिनिमम में हमें n की जो सल्फर नंबर ऑफ एटम कितने हो सकते हैं मिनिमम, उसमें एक ही तो होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक ये है कि एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 40% ऑक्सीजन। एक आयरन का ऑक्साइड है जो भी होगा, उसमें जो है 40% ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन इट्स, जो मोलर मास उस ऑक्साइड का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 160। तो हमको फिर से वही है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने के लिए हम बोलेंगे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो n इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास इंटू 100, ये हमको करना है। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना 40 है। ओके हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है, इस बार हमको n निकालना है। तो n इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना होता है 16 होता है, मोलर मास कितना 160 है, और इंटू 100, तो 0 से जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा, तो और उसके बाद ये जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 आ जाएगी। ओके इस तरह से। आगे हमको दिया हुआ है कि इन अ हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, हाइड्रेटेड का मतलब यहाँ पे होता है उसके अंदर वाटर है, वाटर जो है मिला हुआ उसके अंदर वाटर, इसका मतलब जो हाइड्रेटेड होता है वो सॉल्ट जो भी होगा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा। तो एक क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। इन अ हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम द परसेंट ऑफ वाटर इज 53.2%, कैलकुलेट इट्स मोलर, सॉरी कैलकुलेट इस फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जनरली हमारे पास जो है मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा बनाता है MgCl2। ओके अभी हाइड्रेटेड है तो हम बोलेंगे H2O है।
अब हमको नहीं पता कि ये n के यानी कि वाटर के मोलिक्यूल इसके अंदर कितने हैं, ये हमसे पूछा गया। तो सिंपल सा है कि हमको यहाँ पे वाटर के मोलिक्यूल निकालने का मतलब है हमको क्या है n निकालना है। तो हमारे पास जो वाटर है वो दिया हुआ है इतना, तो परसेंट ऑफ वाटर वो हमारे पास कितना है n इंटू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास इंटू 100। ओके, तो देखो पहले हमको निकालना पड़ेगा मोलर मास ऑफ MgCl2 डॉट NH2O। तो इसके लिए Mg का कितना होता है, Mg का होता है 24, क्लोरीन का होता है 35.1, सॉरी 35.5 कितना होता है एटॉमिक मास, और 2 है तो कितना हो जाएगा 71। ओके, प्लस n इंटू 18, क्योंकि हमको नहीं पता n की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और 7 5 नहीं 5 7 और 2 95 प्लस N18, ये हमारे पास मोलर मास रहेगा। इसी को इसके अंदर हम रखेंगे तो कितना 53.2 और n इंटू 18 अपॉन वट 95 प्लस N18, ये आ जाएगा इंटू 100, ये आ गया। ओके, यहां से इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई हमको इससे करनी पड़ेगी 53.2 और 95 प्लस N18, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो हो जाएगा n इंटू 1800, यहाँ से ही आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 53.2 इंटू 95 प्लस n इंटू 18 इंटू 53.2 इज इक्वल टू n इंटू 1800। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी मैथ बची है। तो जब यहाँ n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6, यानी कि इसमें क्या 6 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो एक्चुअल फॉर्मूला हमारा बन के आएगा यहाँ पे MgCl2 डॉट 6H2, ये रहेगा MgCl2 डॉट 6H2, यानी कि उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं 16 हैं, ये चीज है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारे कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं। पहला जो लॉ है वो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या बोलता है कि जितना मास हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके आउटपुट में उतना ही हमें जो है उतना ही मास हमको मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मास रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जितना हमारे पास रिएक्शन मास हम कंज्यूम करेंगे उतने ही क्या यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये रिएक्टेंट, ये रिएक्शन नहीं है रिएक्टेंट है, क्या है रिएक्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B और इससे क्या बनना है C प्लस D है, और टोटल मास इसका 18 ग्राम है। टोटल मास क्या है रिएक्टेंट का 18 ग्राम है, तो ये भी क्या होना चाहिए 18 ग्राम होना चाहिए। तो किसी फॉर्म में हो सकता है 10 प्लस 8 हो सकता है, 9 प्लस क्या बोलते हैं इसको 9 हमारा हो सकता है, कुछ भी हमारे पास हो सकता है, ऐसे करके किसी फॉर्म में आ जाए। लेकिन ये हर जगह नहीं होता, वैलिड जितनी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे मास लॉस होता रहता है। तो मास लॉस होने की वजह से ये लॉ वहाँ पे वैलिड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास होता है E इजिकल्स टू क्या होता है डेल्टा M C स्क्वायर। तो जो एनर्जी होती है और जो मास लॉस में जो रिलेशन होता है वो ये होता है वहां पे। तो इस वजह से क्या है दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन एज some mass may get converted into energy, ठीक है ना। इसलिए अगला हमारे पास है यहाँ पे वो है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये चीज है। तो एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर मासेस टू फॉर्म अ कंपाउंड एंड द रेशियो remain constant irrespective of the source of प्रिपरेशन, यानी कि किसी एक कंपाउंड में उसके एलिमेंट का रेशियो फिक्स्ड होता है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से मिला है कैसे बना है। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर को आप चाहो लैब से बनाओ तब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 2:1 हो जाएगा। अगर हम कहें यानी कि अगर हम मास की कर रहे हैं बात तो हमारे पास H2O है, तो H2O में 2 हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, यानी कि 1:8 का रेशियो रहेगा। कितना रहेगा 1:8 का रेशियो रहेगा। तो 1:8 का मतलब यहाँ पे ये है
क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है, तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने, 16 है। ऑक्सीजन का क्या होता है मास, 16 होता है। तो अगर अगर हम इसको काटते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि चाहे आप उसको लैब में बनाओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके, या आप इसको सी वाटर से निकालो, सी से निकालो, ठीक है, या आप इसको रेन वाटर का फॉर्मूला देखो, या अदरवाइज कहीं किसी भी सोर्स से आप पानी लेके आ जाओ, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। तो इसी चीज को बोल रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि आप कोई भी कंपाउंड है उसमें क्या है कि वो किसी भी सोर्स से बना हो, उसमें उसके एटम्स के मास का रेशियो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या बोलता ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine to form two or more compound, then the mass of one element which combined with the fixed mass of another element will always be in a simple ratio। क्या होगा, वो एक सिंपल रेशियो में होगा। किस तरह से, इस चीज को देख लो। ये बहुत छोटा सा है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हमारे पास जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में CO है और आपका CO2 है। सोडियम और ऑक्सीजन में Na2 बन रहा है और आपका Na2O2 बन रहा है। ऐसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के Na2 है, N2O है और N2O3 और N2O4 N2O5 ये भी हमारे बनते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें, तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, तो कार्बन और ऑक्सीजन के केस में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और CO2 बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इस वाले केस में कार्बन का 12 है और 2 ऑक्सीजन की वजह से इसका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन का रेशियो निकालू इन दोनों का, इन दोनों में अगर मैं ऑक्सीजन का रेशियो निकालता हूँ, तो एक ऑक्सीजन में ऊपर वाले में 16 है, नीचे वाले में 32 है, तो क्या हो जाएगा, 1:2 का रेशियो हो जाएगा। बहुत सिंपल रेशियो में रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये है इसका मतलब। जैसे हमारे पास N2O है, NO है और N2O3 है। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो हम इसको काट सकते हैं। तो हमारे पास ये अगर हम 2 से क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड अगर कर रहे हैं, तो ये N हो जाएगा, N O का हाफ हो जाएगा, NO का NO रहेगा, और यहाँ पे N और 2/3 ये हो जाएगा 3। तो इसमें ऑक्सीजन का जो हम अगर हम बात करें, ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखें, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 16/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा रहेगा 16 और यहाँ पे रहेगा 16 × 3/2, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का जो मास है वो तो 16 है, लेकिन कितने अमाउंट में है प्रेजेंट, 3/2 में। ऐसे ही इस वाले केस में देखो तो ऑक्सीजन का मास तो 16 है, लेकिन कितना है हमारे पास, 1/2 है। तो ये रहेगा। तो हमने ये इस चीज को लिखा है, और इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, ये वाला, तो 2 से 2 जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, तो 16 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 32, यहाँ पे हो जाएगा 48। तो 1:2:3 ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो एक सिंपल सा रेशियो है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं कि जैसे हमारे पास 2 एलिमेंट सारे के सारे क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, लेकिन अगर एक दूसरा एलिमेंट आ जाए जो दोनों में कॉमन ना हो, तो वहां पे ये चीज क्या है, फॉलो नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास क्या है, CO2 है, CO2 है, और CO2 में हमारे पास H2 है। तो आप देखेंगे कि सर यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन होने की वजह से ये रूल फॉलो होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन। दोनों एलिमेंट जो है, दूसरे एलिमेंट जो है, दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है। तो दोनों एलिमेंट अलग अलग होने की वजह से ये यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। ऐसे हमारे पास है N2O3 और NH3। तो आपको लग रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट है और हमारे पास क्या, नाइट्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होने की वजह से ये रूल फॉलो नहीं होगा। अब लेकिन ऐसे हमारे पास NaX है, NaX क्या, यहाँ पे हेलोजन है, जैसे NaF, NaCl, NaBr, NaI। इसमें भी ये चीज फॉलो नहीं होगी, क्योंकि इसमें हेलोजन सारे के सारे क्या है, अलग अलग है। आगे हमारे पास है, सॉरी, देखो हमारे पास एक अगला है कि लिमिटेशंस ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये चीज मैंने यहाँ पे बोल दी। जैसे हमारे पास H2O है और D2 है, तो ये हमारे पास आइसोटॉप्स है। आइसोटॉप्स में क्या है, उनके मास अलग अलग होते हैं। तो मास अलग अलग होने की वजह से क्या है, वो यहाँ पे भी लॉ
फॉलो नहीं होगा, यानी कि आइसोटोप्स के केस में ये फॉलो नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 into 1, ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे एक ड्यूटीरियम का अगर हम देखें तो 2 होता है, तो 2 into 2 कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन का 16, तो 1:8 और 1:4, तो रेशियो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या होगा, आइसोटोप्स के लिए वैलिड होगा, वो भी सेम टाइप के, यानी कि उसी उसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के उसी आइसोटोप के लिए होगा वैलिड। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। तो ये वाला सिर्फ हाइड्रोजन के ही होंगे तो कंपाउंड उसमें होगा वैलिड। अगर ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम में ही होगा वैलिड, और अगर ट्राइटियम की बात करें तो ट्राइटियम में होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 कंपाउंड है, एक में हाइड्रोजन है एक में ड्यूटेरियम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, तो उसमें ये चीज वैलिड नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे देखो ये है इस तरह का। लास्ट है हमारे पास ये कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। According to this law, when an element combined with 2 different elements to form 2 different compound, then mass of 2 different element which combined with fixed mass of third element will be equal or simple multiple of ratio in which the 2 element combine to form a compound. लैंग्वेज थोड़ी सी लेंथी है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको डेमो के थ्रू दिखा रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या है, कार्बन है। ये कार्बन अगर हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा होगा तो बनाएगा CH4। ये कार्बन अगर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा होगा तो बनाएगा CO2। अब जो इस कार्बन में, ये तो इसमें है कॉमन, लेकिन जो कॉमन नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे H2O। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर मैं निकालता हूं, ठीक है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम इसमें हाइड्रोजन इस वाले में और इस वाले में हाइड्रोजन का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन कितने 30। ऑक्सीजन का जो मास है हमारे पास कहा गया इसमें 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 अभी इसकी बात हम करेंगे बाद में। तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का वो होता है 1, तो कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा 32, तो 1:8 के रेशियो में होगा। ऐसे ही अगर हम इन दोनों की बात करें, अब हम इन दोनों की, अगर हमने यहाँ से रेशियो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकाला है, तो अगर हम इसकी भी बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन H2O में हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन तो 2 हो जाएगा इसका मास। ऑक्सीजन कितना है 16 है तो 1:8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:8 हो जाएगा। ओके, आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। कल से अच्छा इसमें भी चीज है कि जैसे हमारे पास N2O2 है, जैसे अगर जैसे N2O है, N2O2 है, N2O3 है, और अगर ये अमोनिया है तो इनके केस में ये चीज वैलिड नहीं होगी। ऐसे हमारे पास SO2 है, CH2 है, SO3 है, और हमारे पास X का मतलब क्या है, X होता है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें भी ये चीज वैलिड नहीं होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, तो इस वजह से इन दोनों में ये चीजें कॉमन फैक्टर, तो ये हमारे यहाँ पे वैलिड, ये यहाँ पर वैलिड नहीं होगी। अब लास्ट है कि हम लेंगे कल, वो है हमारे पास गे ल्यूसेक लॉ। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर ये हम यहाँ पे कोर्स फ्री अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, तो रेगुलर हमारे चैनल को विजिट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।